नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में AMH के बारे में। AMH टेस्ट क्या होता है, हमें AMH कब कराना चाहिए, AMH की नॉर्मल रेंज क्या होती है, AMH अगर कम हो तो क्या करना चाहिए, AMH अगर ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, क्या AMH हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, क्या ये हमारे जो ट्रीटमेंट है उसको प्रभावित करता है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। AMH का फुल फॉर्म होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे अंडाशय में जो छोटे फॉलिकल्स होते हैं, जिनको कि हम एंट्रल फॉलिकल्स कहते हैं, उनके द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है। तो जब भी हम हमारे ब्लड में AMH की जांच करते हैं तो ये हमें हमारे अंडों की संख्या के बारे में बताता है। तो कोई भी फीमेल जब पैदा होती है, जब उसका गर्भ के अंदर होती है, तभी उसके अंडों की संख्या डिसाइड हो जाती है। और जब वो पैदा होती है उस समय जो उसके अंडों की मात्रा होती है अंडाशय में, वो एक निर्धारित मात्रा में होती है। और हर फीमेल का वो जो पूल होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, यानी महिला की एज बढ़ती है, वैसे वैसे इन अंडों की मात्रा में गिरावट आती है। जब प्यूबर्टी पे आप पहुंच जाते हैं, यानी 13-14 साल की उम्र में जब मासिक चक्र शुरू होता है, तब इनमें जो हमारे अंडों की संख्या काफ़ी कम रह जाती है। और उसके बाद जैसे जैसे मासिक चक्र आता है वैसे वैसे इनमें जो गिरावट है वो जारी रहती है। आमतौर पे रिसर्च में या स्टडीज़ में ये पाया गया है कि कोई भी महिला जब 35 साल से ऊपर हो जाती है तो ये जो गिरावट की स्पीड है वो बढ़ जाती है, यानी अंडों की संख्या और गुणवत्ता दोनों में कमी आ जाती है। और जब मीनोपॉज हो जाता है, यानी मासिक चक्र बंद हो जाता है, उस समय हमारे अंडाशय में अंडे ख़त्म हो जाता है और AMH काफ़ी कम हो जाता है। हम ये देखते हैं कि कई बार ये जो AMH की रिपोर्ट है, AMH जनरली हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में कराते हैं, यानी कि जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है और वो पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जाते हैं, तो उनका AMH एक ऐसा टेस्ट है जो कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं ये जानने के लिए कि हमारे अंडों की संख्या कितनी है। AMH जो ब्लड टेस्ट है वो महीने के किसी भी दिन में किया जा सकता है। इसका ऐसा नहीं है कि पीरियड के सेकंड थर्ड डे ही करना चाहिए, इसको हम बीच में नहीं कर सकते। तो इसका पीरियड या मासिक चक्र के दिन के हिसाब से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये कि AMH आप दिन में, रात में कभी भी कर सकते हैं और पीरियड के कोई से भी डे कर सकते हैं। AMH हम इसलिए कराते हैं जिससे हमें अंडाशय में अंडों की संख्या के बारे में पता चल सके। यह टेस्ट हमें कभी भी अंडों की गुणवत्ता के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके AMH कम है तो आपके एग का क्वालिटी ख़राब हो गया। AMH हमें सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बताता है, ये हमें क्वालिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। साथ ही AMH जो हम टेस्ट करते हैं वो हमें अंडों की इन्फॉर्मेशन जब देता है और हमें लगता है कि किसी पेशेंट का AMH कम है, तो सिर्फ AMH पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि AMH की जो वैल्यू है वो भी लैब टू लैब वेरी कर सकती है। हो सकता है आपने किसी एक लैब से आपने AMH टेस्ट कराया, वो 1 आ गया, किसी और लैब से कराते हो 0.8 आ गया, तो हर लैब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसकी वैल्यू में हो सकता है। तो नॉर्मली जो AMH की वैल्यू होती है वो 2.5 to 4 यानी 2.5 से 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। जब आपका AMH इस रेंज में यानी 2.5 to 4 है, इसका मतलब आपके अंडों की संख्या ऑप्टिमम है, नॉर्मल है। और इस रेंज के बाहर जब AMH जाता है, यानी AMH या तो 2.5 से कम है, उसको हम लो AMH कहते हैं। और अगर ये 4 से ज़्यादा होता है, 4.5 से ज़्यादा होता है, तो इसको हम हाई AMH कहते हैं। लो AMH जनरली हमें ये दर्शाता है कि हमारे अंडे कम हो गए हैं, जो कि ज़्यादातर एज के साथ साथ हमें, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हमें दिखता है कि जिनकी एज बढ़ती जाती है उनमें AMH कम होता जाता है। कभी कभी कम एज में भी AMH कम हो सकता है। और जब हमारे पास पेशेंट आते हैं वो कई बार 28 साल 25 साल की उम्र में भी हम देखते हैं कि AMH 0.3 0.5 ऐसा हो सकता है।
तो आमतौर पे AMH ज़्यादा एज वाले पेशेंट्स होते हैं 35 के बाद कम होता है, बट कुछ केसेस में और अभी तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पेशेंट में कम उम्र में भी AMH हमें कम मिलता है। ये हमें ये दर्शाता है कि जो हमारे पास एग रिज़र्व बचा है, यानी अंडों की संख्या जो हमारे अंडाशय में बची है वो काफ़ी कम हो गई है। अगर आपका AMH 4.5 से ऊपर है, ये हमें ये दर्शाता है कि हमारे अंडों की संख्या ज़्यादा है। ये कंडीशन मेनली PCOD वाले पेशेंट्स में देखने को मिलती है, क्योंकि उनके अंदर जो एंट्रल फॉलिकल्स है वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं। तो हर फॉलिकल जब ये हार्मोन सिक्रीट करता है तो उनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा AMH जनरली PCOD वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है और कम AMH ऐसे पेशेंट में देखने को मिलता है जिनमें अंडे कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब आपका AMH कम है तो हमें ये पता चल गया कि हमारे अंडे कम है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमें ये करना होता है कि जब हमने आपका एक AMH टेस्ट करा लिया तो सिर्फ AMH की बेसिस पे हम आपका ट्रीटमेंट प्लान नहीं करते हैं, हम उसको कंफर्म करते हैं एक दूसरे टेस्ट से जिसको हम एंट्रल फॉलिकल काउंट कहते हैं। ये वो टेस्ट है जो कि सोनोग्राफी यानी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से किया जाता है। इसमें हम सोनोग्राफी करके दोनों जो अंडाशय है, ओवरीज हैं, उनमें जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जिनको हम एंट्रल फॉलिकल्स कहते हैं वो काउंट करते हैं। एंट्रल फॉलिकल काउंट जो टेस्ट होता है यानी जो सोनोग्राफी से हम काउंट कर रहे हैं, ये जनरली पीरियड के 2nd या 3rd डे किया जाता है जब वो फॉलिकल्स बहुत छोटे होते हैं। आमतौर पे जो नॉर्मल एंट्रल फॉलिकल काउंट है जिसको हम AFC कहते हैं वो 8 से 10 पर ओवरी होता है, यानी प्रत्येक ओवरी में हमें 8 से 10 फॉलिकल अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपका एग रिज़र्व अच्छा है। तो अगर किसी का एंट्रल फॉलिकल काउंट 8 से 10 है पर ओवरी में, मुझे 7-8 अच्छे फॉलिकल दिख रहे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आपका जो AMH है वो 2.5 से 4 की रेंज में हो। कभी कभी ऐसा होता है कि AMH कम है और हमें सोनोग्राफी में फॉलिकल ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हम रिलाई करेंगे AFC यानी सोनोग्राफी फाइंडिंग्स पे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि एंट्रल फॉलिकल्स काउंट जो AMH टेस्ट है वो कभी कभी लैब टू लैब वेरी करता है या चेंज हो सकता है। तो हम रिलाई करेंगे हमारी सोनोग्राफी फाइंडिंग्स के ऊपर और हम हो सकता है पेशेंट का AMH रिपीट कराएं या फिर हम सिर्फ सोनोग्राफी की बेसिस पे हमारा ट्रीटमेंट प्लान करें। अगर आपका सोनोग्राफी में एंट्रल फॉलिकल काउंट कम है यानी 4-5 फॉलिकल दिख रहे हैं और आपका AMH भी कम है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंडे वास्तव में कम हो गए हैं। अब जब AMH कम हो जाता है तो क्या वाकई ये चिंता का विषय है? तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। शादी को भी 4-5 महीने होते हैं, वो कोई प्रेगनेंसी का प्लान नहीं करते हैं और एक सडनली कोई इन्वेस्टिगेशन में उनको पता चलता है कि उनका AMH कम हो गया, तो वो एकदम से टेंशन में आ जाते हैं कि हम क्या करें। या फिर कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट्स 37-38 साल के हैं, 1 साल शादी को हो गया, प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं बट हो नहीं रही और रूटीन टेस्ट में उनको पता चला कि उनका AMH कम हो गया। तो AMH कम होना क्या वाकई चिंता का विषय है और हमें इसको कैसे डील करना चाहिए? तो जो लो AMH है, अगर ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें फिर हमें दूसरी चीज़ें देखनी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज ऑफ द पेशेंट। अगर आपकी उम्र कम है और आपका AMH कम है तो ऐसे केसेस में जो प्रोग्नोसिस है वो थोड़ी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू दोज पेशेंट, वो पेशेंट जिनकी उम्र ज़्यादा है और AMH कम है, क्योंकि उम्र के साथ साथ जो एग क्वालिटी है वो भी इफ़ेक्ट हो जाती है। कम एज में अगर आपका AMH कम है तो एटलीस्ट एज रिलेटेड जो क्वालिटी पे इश्यूज़ आते हैं वो नहीं होते। और अगर हम कंपेयर करें कि एक 28 साल की महिला है जिसका AMH 0.3 है और एक 39 साल की महिला है जिसका AMH 0.3 है, तो उनमें से किसके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे? तो ऑब्वियसली जो यंग पेशेंट है जिसकी उम्र कम है, जिसका AMH कम है, उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिसकी उम्र अधिक है उसमें अंडों की क्वालिटी, जो बचे कुछ एग्स हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है और उनमें क्रोमोसोमल एनोमलीज यानी जो जेनेटिक डिफेक्ट्स उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब कोई भी पेशेंट का AMH कम होता है तो सबसे पहले हम एज देखते हैं, और एज अगर पेशेंट की कम है और उसने पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, शादी को कुछ 6-7 महीने हुए या 1 साल हुए और अभी तक कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो यंग पेशेंट में हम एक नेचुरल ओवुलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट से शुरू कर सकते हैं। 1-2 साइकिल
इंडक्शन देने के बाद हम IUI 1-2 साइकिल ट्राई कर सकते हैं, और 1-2 साइकिल IUI में भी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो पेशेंट के साथ एक काउंसलिंग सेशन हम करते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी की सफलता की रेट है वो मैक्सिमम IVF के साथ है और हम IVF के लिए हमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका AMH कम है तो आपको प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से हो ही नहीं सकती। कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके AMH 0.1, 0.2 होता है और वो भी नेचुरली कंसीव कर जाते हैं, क्योंकि कंसीव करने के लिए सिर्फ एक एग और एक स्पर्म ही तो चाहिए। तो कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कम एज में भी प्रेगनेंसी हो सकती है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि आपका AMH कम है तो हमें कितना वेट करें नेचुरल ट्राई करने के लिए। अगर हमारा AMH कम है और हम नेचुरल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उससे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हमें बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए या बहुत ज़्यादा उस ट्रीटमेंट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अगर मैं नेचुरल ट्रीटमेंट ले रही हूँ और उससे प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मुझे 1-2 साइकिल डॉक्टर से डिस्कस करके IUI के लिए प्लान करना चाहिए, और उसमें भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट स्टेप यानी IVF के लिए हम जा सकते हैं। इसके विपरीत अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, सपोज़ पेशेंट 39-40 ईयर्स की है और AMH काफ़ी कम है, लाइक 0.2, 0.3 AMH है, तो ऐसे केसेस में हम लोग उनको डायरेक्टली IVF की एडवाइस देते हैं, क्योंकि उस समय हमें पता है कि जैसे एज 40 क्रॉस हो जाती है तो जो नेचुरल प्रेगनेंसी का चांसेस वो बिल्कुल कम हो जाता है, और स्टडीज़ या ग्राफ हम देखें तो एकदम डिक्लाइनिंग ट्रेंड होता है, यानी 40 के बाद अपने आप बच्चा लगने की संभावना काफ़ी गिर जाती है। तो हमारा उस समय टारगेट ये होता है कि जल्दी से जल्दी इनको अपने खुद के एग्स के साथ प्रेगनेंसी हो सके। तो ऐसे केसेस में अगर एज ज़्यादा है, AMH कम है, तो हो सकता है हम डायरेक्टली उनको IVF एडवाइस करें। तो AMH आपको अंडों की संख्या के बारे में बताता है या आपको कभी एक ट्रीटमेंट को गाइड करने में आपकी हेल्प कर सकता है, पर आपको ये नहीं प्रिडिक्ट करता कि आप नेचुरल प्रेगनेंसी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि लो AMH पे भी नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है, और कई बार लो AMH पे जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो हमें आगे एडवांस ट्रीटमेंट की भी सहायता लेनी पड़ती है। तो AMH अगर आपका कम है तो घबराएं नहीं, कोई भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आप जाएं, अपनी रिपोर्ट्स कंसल्ट करें और एक डिस्कशन के बाद एक थॉरो अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाएं, जिससे कि आपके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान तैयार हो और आप कंसीव कर सकें। थैंक यू। क्या आप भी निसंतानता से परेशान हैं? अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9351333705 पर। ईश्वा IVF, किलकारी खुशियों की।